This meeting is being recorded. Sorry to all, I will speak in Hindi. So, Arvinda, please translate in English. ठीक है. ओके, तो अभी अरविंदा जी ने जो कहा कि कई सारे लोगों ने ओवर चार्जिंग का कंप्लेंट किया था, करीबन 2500, और उसमें से दिखाई दे रहा था कि करीबन बहुत सारे लोगों के हर दिन के लिए 20,000 प्लस चार्ज किया गया है कोविड ट्रीटमेंट के लिए और प्राइवेट अस्पताल में, जहां की महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हर एक बेड के लिए रेट्स कंट्रोल किए गए थे, जैसे आइसोलेशन के लिए 4000, आईसीयू बेड के लिए 7500 एंड वेंटिलेटर के लिए 9000। लेकिन हम मोटा मोटी देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का 10 to 11,000 हर दिन के लिए आना चाहिए था, लेकिन दुगना पैसा कोविड ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट अस्पताल ने लूटा है। इसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है, लूट ही की है प्राइवेट अस्पताल ने। तो कई सारे केसेस, कई सारे फैमिलीज, कई सारे कंप्लेनेंट्स ने हमारे पास कंप्लेंट की, जिसका एक बहुत बड़ा कैंपेन चला महाराष्ट्र में, और हमारे पास करीबन 600 प्लस केसेस हमको रिसीव हुए। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये स्लाइड के पहले मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। जब केसेस हमारे पास आए, मैंने यहाँ पर भी जिक्र किया है कि 600 प्लस कंप्लेनेंट ने हमको केसेस सबमिट किए। तो इसका एक प्रोसेस शुरू हुआ कि यहाँ के कई सारे पॉलिटिशियंस जो है और यहाँ के ऑफिशियल जो है, उनको हमने ये मुद्दा बताया कि भैया भयंकर स्थिति है, लोगों को सिर्फ लूटा नहीं गया था, तो लोगों के जो करीबी है, जो खून के रिश्ते हैं, जो जान से प्रिय लोग हैं, ये लोग उन्होंने उनको गवा दिया था, ना कि सिर्फ ये कर्ज बाजारी हुए। तो इनका जो घर का छत था वो ही उधेड़ गया था, क्योंकि इस दौर में, ये सेकेंड वेव की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मिडिल एज 30 to 40 के दौरान, 30 to 45 के दौरान बहुत लोगों की डेथ हुई। और ये मतलब ये डेथ का कारण हम सभी जानते हैं कि शॉर्टेज बहुत था, सरकार की तैयारी नहीं थी सेकेंड वेव के दौरान, और प्राइवेट अस्पताल ने जिस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर किया वो बहुत भयंकर था। तो ये मुद्दा लेते हुए हम यहाँ के एक एमपी है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो उनसे जाकर मिले और उनको ये मुद्दा बताया, ना कि मुद्दा बताया, लेकिन इसके पीछे का जो परिस्थिति रही, इसके पीछे की जो सिचुएशन रही कि व्यक्ति तो गवा दिए हैं, लेकिन बहुत सारे कोविड विडोज जो है वो भयंकर परिस्थिति में, एक उनके ऊपर बहुत सारा लोन हुआ है, दूसरा ससुराल वाले जो है, इन लॉज जो है, उन्होंने उनके साथ रिश्ते तोड़ दिए, थर्ड उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, फोर्थ जो उनके घर में उन्होंने जो घर के लिए लोन लिया था या उन्होंने जो नया घर लिया था, ये सब बैंक के लोग हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। तो ये सब चीजें लेते हुए हम कुछ लोगों को, कुछ पॉलिटिशियन से मिले, और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुई कि ये फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। हम अलग कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। सरकार का जो नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर ये लोगों के ऑडिट हो जाएंगे, ये लोगों की बिल्स के ऑडिट हो जाएंगे, तो शायद कुछ हद तक इनको एक रिफंड मिल सकता है, और इनको एक छोटा सा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट ये कोविड विडोज को और कोविड फैमिलीज को जिन्होंने अपने लोगों को गवाया, वो मिल सकता है।
तो ये प्रोसेस शुरू होने के बाद ये जो हमने रखा है कि स्टेट लेवल पे रिगरस फॉलो स्टेट ऑफिशियल के साथ एक पहली मीटिंग हुई 12 अक्टूबर को, और वो मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर थे, और वो मीटिंग की भी बहुत सारी अच्छी हम ये कह सकते हैं कि अच्छे डॉक्यूमेंट्स मिनट्स उसमें से जारी हुए, जिसमें लिखा था कि 1 महीने के अंदर ऑडिट प्रोसेस की जाए, और साथ ही में ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ रिव्यू किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरीके से ऑडिट प्रोसेस चल रही है। तो ये होने के बाद साथी एंड जन आरोग्य अभियान, कोरोना महिला एकल पुनर्वसन समिति का काम शुरू हो गया कि स्टेट लेवल पर रिगरस फॉलो किए जाए। उसके साथ ही ब्लॉक लेवल पे वर्कशॉप लिए जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग की जाए, रिव्यू एंड प्लानिंग की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग करके सिविल सर्जन हो या कलेक्टर हो, उनके साथ ये ऑडिट प्रोसेस एक्सीलरेट करने के लिए फॉलो किया जाए। तो ये सब चीजें होती गई। नेक्स्ट, ये जिस 12 अक्टूबर की मीटिंग का हमने पहले जिक्र किया, वो मीटिंग की ये फोटो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, ब्लॉक लेवल पर जाकर हमने लोगों से फॉर्म फिल करवाए, क्योंकि व्हाट्सएप पे कैंपेन चलाते हुए हमको दिखाई दे रहा था कि लोग ठीक से फॉर्म फिल नहीं कर रहे। तो साथ ही जन आरोग्य अभियान, कोरोना महिला एकल पुनर्वसन समिति, ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को एक हेल्पिंग हैंड, गाइडेंस एंड इसके साथ ही पेशेंट राइट्स के बारे में ब्लॉक लेवल पर जाकर लोगों से बात की। तो ये ब्लॉक लेवल के फोटोग्राफ्स। जैसा कि हमने कहा कि 600 प्लस केसेस रिसीव्ड हुए, उसमें से हमने उसको स्क्रूटिनी करनी पड़ती है, और क्योंकि किसी ने सिग्नेचर नहीं किया हो, किसी ने अमाउंट ठीक से नहीं डाली हो, या किसी ने एडमिशन डेट्स ठीक से नहीं डाले हैं, तो ये स्क्रूटिनी करते हुए 480 फॉर्म हमने स्क्रूटनाइज किए और वो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास हमने सबमिट किए। उसके बाद ये जो दिखाई दिया है कि 11 नवंबर को फिर से एक लेटर जारी हुआ, जिसमें एकदम अंडरलाइन किया हुआ था कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेते हुए ये ऑडिट प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जाए। स्टेट लेवल पे कुछ सारी प्रोसेसेस चली, जिसमें स्टेट ऑफिशियल्स के साथ लगातार मीटिंगें हुई, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जो स्कीम है, ये स्कीम के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर शिंदे, इनके ऑफिस को ये पूरी प्रोसेस स्टेट लेवल पे मॉनिटर करने के लिए उनके पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उनके साथ लगातार अभय, साथी की टीम और जन आरोग्य अभियान की टीम लगातार फॉलोअप करती रही। उनके साथ करीबन 2 मीटिंगें हुई, और अभी 4 मई को एक मीटिंग हुई जो मुंबई में हमने की, और रेगुलर बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल के साथ फॉलोअप करना पड़ा, क्योंकि देखिए जीआर निकले, नोटिफिकेशन निकले, हेल्थ मिनिस्ट्री के लेटर निकले, लेकिन जब तक हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धक्का नहीं मारते, तब तक वहां पर कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही थी। तो रेगुलर बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को वो लेटर का बार बार बताते हुए कि भैया ये हेल्थ मिनिस्टर का लेटर है और इसके हिसाब से आपको मीटिंग करनी है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है और इसका रिव्यू लेना है। तो ये हम आज तक करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि धक्का मारना पड़ा, और धक्के कितने भी मारते रहे, लेकिन प्रोसेस एक धक्का मारने के बाद बस गाड़ी आगे जाती थी और वहीं पर रुकती थी। लेकिन और भी बार बार हम स्टेट ऑफिशियल के साथ भी बोल रहे थे कि क्योंकि पहला ऑर्डर वैसे ही था कि जब कंप्लेंट रिसीव्ड होगी तब 1 महीने में हम इसका ऑडिट प्रोसेस कर देंगे।
हमारी 480 कंप्लेंट 30 नवंबर 2021 में सबमिट हुई। आज हम 8 मई को बैठे हैं और आज तक पूरे के पूरे प्रोसेस का ऑडिट नहीं हुआ है। तो ये बार बार हम डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल सब जगह फॉलोअप करते रहे और फिर 21 जनवरी को हेल्थ मिनिस्टर का फिर से लेटर निकला जहां पर सर्कल किया है, एंड में लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के हर ऑफिशियल को ये लेटर गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सीसी में दिख रहा है कि कलेक्टर एंड कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आने वाले 7 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाए। फिर भी आज तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमने कुछ मीटिंगें की। हमने इसको 480 जो केसेस थे उसको भी हमने फिर से टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट को हमने शुरुआत की। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में करीबन 338 केसेस हैं और जिसमें पुणे, अहमदनगर, नासिक, सोलापुर, औरंगाबाद है। और पहले फेज में हमने ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में मीटिंग फिजिकली अटेंड की, ऑर्गेनाइज बल्कि सिविल सर्जन के ऑफिस में हुए और उन्होंने की, लेकिन उनके साथ हम रहे और ये मीटिंग आपके सामने दिख रही है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग में कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सिविल सर्जन, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तहसीलदार, ऑल ऑडिटर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट हुए और सभी डिस्ट्रिक्ट में ये मीटिंगें हुई। कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये मीटिंगें 2-3 बार की गई। नेक्स्ट, तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि कंप्लेनेंट्स, मैंने पहले ही आपको सबको बताया कि कंप्लेनेंट्स कौन सी सिचुएशन में है। लेकिन जब ये ऑडिट प्रोसेस शुरू हुई तब मतलब हमको रात 11 बजे भी फोन आया कि भैया हमारी केस हमको विड्रॉ करनी है। तो ऑटोमेटिकली था कि जो कंप्लेनेंट कहता है कि ये प्राइवेट अस्पताल ने हमको लूटा है, वही कंप्लेनेंट कहता है कि ये प्राइवेट अस्पताल से हमारी कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। तो जाहिर है कि प्राइवेट अस्पताल का यहाँ पर प्रेशर जा रहा था, लोगों को प्रेशर जा रहा था। सिर्फ प्रेशर नहीं जा रहा था, तो कुछ सीरियस चीजें भी हुई है जिसको हमने और कंप्लेनेंट ने फेस किया है। तो लगातार कंप्लेनेंट को एक कॉन्फिडेंस देना, उनको गाइड करना, जो भी अधिकारी या जो भी प्राइवेट अस्पताल उनको कॉल करता है तो कौन सा स्टेप पहले लेना है, कौन सा सेकंड लेना है, हमको अगर लिख कर देना है तो क्या लिख कर देना है, कब लिख कर देना है, ये सब हम कंटिन्यूअसली बताते रहे। एक कंप्लेनेंट का अगर फोन आता है कि हमको प्राइवेट अस्पताल ने बुलाया है तो बिल लेकर जाना है, आपका ओवर चार्जिंग करीबन इतना आ सकता है। तो इस तरीके से कई सारी टेक्निकल गाइडेंस हम कंप्लेनेंट को करते आए। उसके लिए उनको एक हौसला देने के लिए, उम्मीद देने के लिए और एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, और हम हमारा न्याय कलेक्टिवली मांगेंगे, आप अकेले नहीं हो, ये बताने के लिए हमने कई सारे मीटिंगें उनके साथ की है। स्टेट लेवल पे हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई, जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारियों के साथ मीटिंग लगी वहाँ हम हर कंप्लेनेंट्स को रिक्वेस्ट करते थे कि आप आइएगा, और यही सभी जिलों में लोग आए। नेक्स्ट, मैंने जो कहा कि सिर्फ प्रेशर नहीं आया तो गुंडे भी भेजे गए। ये हमारे अनिल जी चौरे हैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से, और मतलब उन्होंने मेरे को एक दिन रात 8-9 बजे मैसेज किया कि मैडम मेरे जान को खतरा है, मैं क्या करूं। तो तब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दूसरे दिन अभय, विनोद हम बातें किए, डिस्कस किए कि अब हम ये केस में क्या करना चाहिए। ये जो है अनिल चौरे जी एक सामान्य नागरिक है
जो प्रोफेसर है वो आर्ट्स बेसिस पे एक प्रोफेसर कॉलेज में करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, उनको कोई परमानेंट जॉब नहीं है। जो कोविड चल रहा था तब कॉलेजेस बंद थे, लेकिन इनको जाना पड़ रहा था। 50% सैलरी पे वो काम कर रहे थे। एक वर्किंग क्लास फैमिली से है, जरूर ये प्रोफेसर है फिर भी, क्योंकि 5 to 6,000 उनको सैलरी मिल रही थी। वो उनकी वाइफ और बच्चा, ये 5 से 6,000 में कुछ नहीं होता है। तो ये घर में इमली फोड़ने का काम करते थे। और आगे बढ़े क्या अब है? गलती से आगे चला गया। ओके, तो मतलब ये जो सामान्य नागरिक थे, ये जब कोविड पॉजिटिव आए, इनके पास पैसे नहीं थे, ये सीरियस हुए और इनके लिए लोगों ने चंदा कलेक्ट किया। और चंदा कलेक्ट करते हुए 91,000 उनको उनके कंट्रीब्यूशन समाज से, सोसाइटी से, उनके स्टूडेंट से, उनकी गांव से रेज हुआ। ये व्यक्ति जो है, इनको करीबन 2 लाख का बिल एक अस्पताल से आया था। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर, 2 डॉक्टर, वो हस्बैंड वाइफ है, उनका दोनों का कहना था कि भैया हमने आपकी जान बचाई है, और इस परिस्थिति में हमने आपकी जान बचाई है, तो आप हमारे खिस्से से, हमारे पॉकेट से आप फिर से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, और आप अपनी केस पीछे लेना। तो ये नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको समझ रहा था कि उनके बिल में ओवर चार्जिंग है। डॉक्टर जो रिस्पेक्टिव डॉक्टर है जो अस्पताल से थे, उन्होंने फिर गुंडे भेजे, इनके गांव में भेजे, इनके घर पे भेजे, और ये व्यक्ति बहुत घबरा गए। और गुंडे सिर्फ भेजे नहीं, तो गुंडे बार बार इनको फोन करते रहे कि आप इज्जत से ये केस विड्रॉ कर दीजिएगा, लेकिन इन्होंने की नहीं। और फिर हम साथी टीम हो, जन आरोग्य अभियान हो, करुणा महिला कल पुनर्वसन समिति हो, और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स हो, ये सभी ने उनको एक सपोर्ट दिया। डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल के साथ बात हुई, और फिर वो जो जिस तरीके से गुंडागर्दी करने वाले डॉक्टर थे, उनको साथ बिठाकर, इनको साथ बिठाकर एक बात हुई, और डॉक्टर को बता दिया कि ये नहीं चलेगा, इनका जो ओवर चार्जिंग है 78,900 अगेंस्ट 2 लाख बिल्स, वो उनको वही के वही दूसरे दिन में मिल गया। इसके साथ ही नीलेश खांदे नाम की जो एक दूसरी कंप्लेंट थी सेम अस्पताल से, उनको 91,000 का रिफंड मिला। तो इस टाइप से बहुत सारी स्टोरीज हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज तक 37 कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुए हैं, और 37 कंप्लेंट्स को 10,42,905 रुपीज रिफंड हुआ है। और ये हमारे करीबन 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। तो मैं आप सभी को ये कहती हूँ कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल से 1 रुपया वापस लेना, हमने दिया हुआ, ये बहुत मुश्किल काम है। और फिर भी ये मुश्किल काम हो रहा है क्योंकि इन्होंने लूटा है। और 10 लाख प्लस रुपीज वापस लेना ये आसान काम नहीं है। लोगों की एकता है, संगठन है, कंटिन्यूसली हम कुछ अच्छे ऑफिशियल्स भी साथ मिले हैं, तो ये काम जरूर हो सकता है। तो हमारी लंबी लड़ाई यही है कि रिफंड तो हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में जो पेशेंट्स का राइट्स वॉयलेट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो ये रिफंड के साथ, ओवर चार्जिंग के साथ हमारी ये भी लड़ाई थी कि पेशेंट्स राइट चार्टर, और पेशेंट राइट चार्टर की जो 15 नवंबर 2021 को ये लेटर महाराष्ट्र सरकार का जारी हुआ है। तो उसके हिसाब से हर अस्पताल में पेशेंट्स राइट चार्टर डिस्प्ले होना चाहिए, और ना कि सिर्फ डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके हिसाब से पेशेंट्स के राइट्स का संवर्धन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रुकती हूँ। मेरे को लगता है कि अभय और विनोद कुछ जोड़ सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद शकु। तो मैं कोशिश की ट्रांसलेशन के, बट आई मे हैव मिस्ड समथिंग। हम बाद में सब ठीक करेंगे। अभी भाव। अभय एंड विनोद कुछ जोड़ना चाहते थे। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है विनोद भी जोड़ सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। मैं अरविंदा एक बात आई जस्ट वांट टू ऐड, यू नो, this is not a simple task which is being done, and it requires both brain and heart and tremendous amount of perseverance. Shakku is actually our leader in this process. आपको उसके बातचीत से ही समझ आपको उसके बात से ही समझ में आया होगा ना कि ये काम इतना मतलब सीधा साधा नहीं है. And it requires tremendous amount of, you know, half of the time these people are just counseling, supporting, you know, motivating, and, you know, somehow giving mental, you know, and moral strength to the complainants. Baki technical to bahut, so it's there are multiple skills which are involved from, you know, online psychological counseling to, you know, arguing with the you know, bureaucratic officials and the private hospitals who are completely, you know, you can imagine they use all the tricks in the trade to somehow evade, escape, dilute, divert, and, you know, just sort of prove that, you know, they don't need to pay back even a single paisa. So even in that situation, 37 people have actually received refunds, and many others, the orders have been passed, but, you know, actual money has not yet been received. So there is it's somewhere in the process. That's why probably around 50 odd people, you know, are somewhere, you know, are going to receive justice in this process. This is what we have in mind, but of course it needs to go ahead much more. So विनोद, आपको अगर इस पर कुछ जोड़ना है तो आप ऐड कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट अगर रह गया होगा. मुझे लगता है वैसे शक्कू के प्रेजेंटेशन में ज्यादातर बातें आ गई हैं, और it's a different story. Maybe in some other later call we can share what are the strategies which were used by private hospitals to justify this overcharging. It is amazing actually how the human mind, मतलब ऐसा बोलते हैं नहीं कि डॉक्टर अगर अच्छा हो तो भगवान हो जाता है, और डॉक्टर अगर बुरा हो तो उसका ऑपोजिट हैवान होता है. So, you know, how, you know, they use their all the technical knowledge, and therefore it's ऐसा कहा जाता है, to catch a thief it takes a thief. So we had to put in also I had to put in my medical expertise to really say that, you know, when you are charged 9,000 rupees for ventilator care, and then again you have a row saying that BiPAP machine, then you have so many thousand rupees. Then you have another row which is saying tracheostomy, another few thousand rupees. Then you have another row. These are all part of ventilator care. But no ordinary patient will be able to argue this, no? You know, that, you know, what is, and so on. And so that's a long story. I think maybe that can be shared some other day. But I think the support from AID has been very important, because it enabled us, even though in a small way, to, you know, put in this kind of concerted human power, without which, you know, this would not have happened. And this is quite unique. I don't think this has happened anywhere else in India, where private hospitals have actually refunded large amounts of money to patients, you know, after this kind of audit process. विनोद, आपको कुछ जोड़ना है? So Abhay and Shekku, I had just one question. Are there any kind of lessons from, or like tips from this, that ordinary people, you know, say in Mumbai and Pune can use, if they know what, you know, like you were saying, these line items and things like that, if they know what to look for, they could themselves, you know, like petition? Of course, this would not necessarily be the rural people, but people, you know, more educated people in cities and so on. I mean, I think the first lesson is that you should ask, demand an itemized bill. And there should be a standard format for hospital bills. You will be amazed, you know, each hospital has a completely different billing pattern, and which has no correlation with, you know, what is being done in other hospitals. And that makes it so difficult to analyze these bills, you know. So medicines kahin dala, investigations kahin dala, consultant charges kahin dala, and, you know, some of the bills run into multiple pages of, you know, line items.
So there needs to be, first of all, hospitals must provide a detailed itemized bill, which sometimes they don't do. The other extreme is hospitals have just given a kacha parchi, 5,83,000 रुपए देना है बस खत्म. अभी ज़्यादा सोचना, and don't think too much about, where this amount has come from. So that whole spectrum is there. So standardized billing is required, and people must ask for itemized bills. I think that is one big lesson. And another is that don't take private hospitals, assume, that their bills are all fine. Okay. I mean, after reading these bills, really, we were shocked about those bills. I'm not going into the details, that how, obvious, cheating is the only word which I can use for it. I'm myself a doctor, and I don't like to use such words for other doctors, but, this has happened. So don't take private hospitals at face value ever. It's like what is called a naked man climbing over a barbed wire fence. I mean, you have to be very careful. So are you thinking of, doing some kind of a press, release and a wider, like news media would be interested in this, right? Because, I mean, like ordinary people can now have a way to fight the bill that they were given. We are still waiting for this process to be completed. And one reason why we have not gone in the media on a large scale is because the top officials who are involved in the audit, I should add that there are some good officials also. And they are part of the reason why we have been able to make some progress. Some are completely hopeless, bureaucratic, corrupt, that is also there. But some of them, like the person who is leading the state level agency, which is doing this audit process, he's quite committed and proactive. Shakku had mentioned, we had a meeting with him on 4th of May recently. So he has told us that don't go in the media right now, because, if the hospitals get if their feelers are raised, their antenna get raised that, oh, this kind of a large scale, audit is going on and so many hospitals are refunding funds, they will approach the government and stop it. I see. And they are far more convincing than we can ever be. Now, you know what I mean by that. Right. So he's actually told us, isko below the radar karte jayenge. Our aim is to get justice for the patients. We will try to ensure that to the maximum extent possible. Don't make a big, sort of show about this right now. Once we have reached a reasonable number, then of course we'll probably do that. What are the Sorry, this is Leena. What are the consequences the hospital can get if they don't refund the money? Okay. See, Maharashtra has an act called the Maharashtra Nursing Home Registration Act, and every hospital is supposed to be registered under this act. You cannot run a hospital without being registered. If you do that, then you can land up in jail, which is like quite obvious. It's like a basic licensing. This registration can be cancelled if you violate any of the terms of the registration. So, I mean, this is the ultimate threat. I mean, closing down of the hospital. So, that is there. I don't think the government will do that very easily, but it is a threat. It is a potent threat. So if they want, they can take action. And the other thing is this whole process of audit is taking place under the National Disaster Management Act, which you might be aware of. And which is a very stringent act. In fact, there are different critics of that act, but sometimes, they work in our favor also. So under that, there can be even imprisonment of somebody who violates the NDMA. So the government does have some legal instruments if they want to use them. Thanks. So, Arvinda, should we go ahead with Bhau's presentation now? Sure, yeah. Yeah. Bhau. थैंक यू अरविंदा, एक बार फिर ट्रांसलेट करना पड़ेगा, सॉरी. हाँ, तो मैं प्रेजेंट translate तो करूँगी. Anybody else want to help? That's welcome, because I may not be catching everything, but go ahead. Go ahead, Bhau. ओके, आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? बहु आपका आवाज
क्लियर नहीं आ रहा है? अब आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है? हाँ, ये ठीक है। ओके, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन में अरविंदा ने बताया कि पिछले साल जब कोविड की सेकंड वेव्स थी और थर्ड वेव शुरू हो गई थी, तब साथी ने हेल्प डेस्क के मदद से काफी लोगों की मदद की। हमारे करीबन 22 ब्लॉक्स में हेल्प डेस्क चल रहे थे, जो रूरल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहे थे, और वहाँ MPJY और अदर जो सर्विसेज है जो कोविड के अलावा जो मिलनी चाहिए लोगों को और स्कीम मिलनी चाहिए, उसके बारे में हेल्प डेस्क के माध्यम से और फील्ड में काम किया गया। और फिर उसी का आधार लेके हम लोगों को ऐसा लगा कि फील्ड में क्या चित्र है, क्योंकि जैसे ही 23 मार्च 2020 में महाराष्ट्र में लॉकडाउन शुरू हुआ, तो महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से कोविड डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में लग गई। बस कोविड ही ऐसी बीमारी, अदर बीमारी जो है उसके ऊपर उनका नजरअंदाज होने लगा, क्योंकि पूरी यंत्रणा उसी में लगी हुई थी। तो वहाँ हमें, जब हमारा हेल्प डेस्क चल रहा था और आउटरीच का काम चल रहा था, तब हमारी समझ में आया कि सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है 2017 में सरकार ने डिक्लेयर की थी, केंद्र सरकार ने, और उसके अंतर्गत HWC जो होते हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, ये एक्चुअली कोविड के पीरियड में रन होने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ एक CHO भी है जिसको कहा जाता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और उन्होंने काम करना है RCH का, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का, और दूसरा NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का। लोगों को ढूंढना, उनका स्क्रीनिंग करना, होम विजिट करना, OPD चलाना, लोगों को ट्रीटमेंट करना, और साथ ही सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ, सुनाई दे रहा है। मैं आपका वीडियो स्टॉप किया क्योंकि आवाज थोड़ा गड़बड़ था, पर सुनाई दे रहा है। ओके, ठीक है, सॉरी। तो उन्होंने ये सर्विस देना अनिवार्य है वहाँ, लेकिन हमारी समझ में आया कि ये 2 सालों में ये कोई सिस्टम ही रन नहीं हो रही है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। सिर्फ उसका ब्रांडिंग हुआ है, लेकिन क्योंकि कोविड के बाद जो लोगों को, पोस्ट कोविड लोगों को बहुत सारी तकलीफ होने लगी, BP, शुगर, ऐसी अलग अलग तकलीफें शुरू हो गई। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए PHC के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन PHC भी पूरी कोविड पे शिफ्ट हुई है। और HWC जो है ऊपर जो सब सेंटर है PHC के, जो 3,000 to 5,000 पॉपुलेशन को सर्विस देते हैं, वहाँ CHO अपॉइंट किए गए। तो हमको लगा कि इसके बारे में काम होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने AID को एक प्रपोज रखा था, मोबिलाइजिंग कम्युनिटी सपोर्टिंग कोविड पेशेंट फैमिलीज एंड रिवाइटलाइजिंग हेल्थ सिस्टम ड्यूरिंग कोविड रिकवरी एंड रिस्टोरेशन इन महाराष्ट्र। मतलब ये कि ये जो HWC है और उसके अंतर्गत जो जन आरोग्य समिति है, जो पीपल पार्टिसिपेशन है, उसमें अलग अलग मल्टी स्टेक होल्डर उसमें इन्वॉल्व है। गांव जो HWC सब सेंटर पे उसका जो सरपंच है, उसका वो चेयरपर्सन है, CHO जो है वो सेक्रेटरी है, और गांव के अदर लोग जो है अलग VHNC जो होती है गांव में, विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी, उसके जो प्रेसिडेंट है वो इस समिति के, जन आरोग्य समिति के मेंबर्स है। इन्होंने काम वही करना है कि हमारे जो HWC है वो ठीक ढंग से चले, लोगों को ट्रीटमेंट और हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग हो, लेकिन ये महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं हो रहा है। तो हमें लगा कि हमें ये काम करना चाहिए, तो हमने महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट जो दो डिस्ट्रिक्ट चुने, जिसमें पुणे और नंदुरबार, और पुणे में भोर, आंबेगांव, ये 2 तालुका, और नंदुरबार में धड़गांव, इन 3 तालुका में हमने ये काम करना शुरू कर दिया। इसमें हर PHC के अंतर्गत 3 PHC हमने चयन किया,
और इन 3 पीएचसी के अंतर्गत हम लोगों ने सभी सेंटर सब सेंटर जो है HWC उसको टारगेट रखा कि इनमें हमको काम करना है, ये स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमें काम करना है। तो इन ब्लॉक में अभी जो काम हुआ है इसके बारे में, तो अलग अलग जो हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स है और जो फील्ड फैसिलिटेटर्स है, ऐसे करीबन 40 लोग हैं। तो इन लोगों को हम ट्रेनिंग किए। उसके बाद 45 हमारे HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर, तो हर हेल्थ वेलनेस सेंटर में एक हेल्थ कम्युनिकेटर हमने एज ए वॉलंटरी काम करता है। वो वहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कार्यकर्ता होगा या गांव का ऐसा व्यक्ति जिसको हेल्थ सर्विस लेन करने के लिए गांव में कुछ करना है, ऐसा व्यक्ति हम लोगों ने चुना। और फिर इन ये जो हेल्थ कम्युनिकेटर है इनका ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल पे किया गया, जिसमें संस्था के लोग ही ने पार्टिसिपेट हुए। तो ये कोलैबोरेशन हुआ गवर्नमेंट के साथ। जो हमारे ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर्स है, BMO है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, BMO जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट ली गई। CHO जो है सब सेंटर के जहां CHO अपॉइंट किए गए हैं उनकी भी मदद ली गई। और जो HWC जिस PHC के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर आते हैं उनके MO इन्वॉल्व किए गए, ताकि ये प्रोग्राम जो है ये हम कोलैबोरेटिवली चले। क्योंकि हमने CBM किया है शुरुआत में, कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग। वहाँ बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे जो ऑफिसर्स है उनको ऐसा लगता है कि लोग हमारे विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, हमारी हमेशा हमारे ऊपर ग्रीवांस डालते हैं। लेकिन हम इस बार हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ एक्शन जो प्रोग्राम है वहां से हमने हेल्थ ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट सिस्टम के साथ उनको ये कहने की कोशिश की, हम आप लोगों के विरुद्ध नहीं, तो आपको मदद करने के लिए हम ज्यादातर आपके साथ हैं। तो बस यही स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए हम लोगों ने इन तीनों ब्लॉक में ये ब्लॉक लेवल का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। उसमें सभी लोग आए और वहां से क्या हुआ, तो ये 45 विलेजेस में जन आरोग्य समिति फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। समिति का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था। और मतलब दुख की बात यह है कि इन 45 विलेजेस के अलावा महाराष्ट्र में कहीं भी एक्सपेरिमेंट हो नहीं रहा है, क्योंकि हमें जो हमारी पूना की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम की पेशेंट वेलफेयर कमेटी की जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पूना में हो रहा है और अभी नंदुरबार में हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सिस्टम को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि ये काम होना जरूरी है और इसमें हमारी भागीदारी पार्टिसिपेशन सही तरीके से होना जरूरी है। तो अभी कमेटी फॉर्मेशन का काम शुरू हुआ है 2 महीने से। पहले तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, सिचुएशन क्या है गांव में, हेल्थ HWC की सिचुएशन क्या है, जन आरोग्य समिति की सिचुएशन क्या है, इसको समझना और फिर हेल्थ ऑफिशियल के साथ बात करना, ये काम अभी शुरू हुआ है। तो आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये तीनों ब्लॉक के हैं, जहां ये जन आरोग्य समिति के बारे में हमारे हेल्थ कम्युनिकेटर्स और हेल्थ ऑफिशियल्स इनके साथ एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था। दूसरी बात, अगर यहाँ देखें तो ये न्यूज है कुछ वहाँ के वर्कशॉप की, और इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसका परिणाम ये हुआ है, अभी शुरू हुआ है परिणाम, इसके रिजल्ट आने को देर लगेगी क्योंकि काम अभी शुरू हुआ है। अभी तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग इस लेवल पे काम चल रहा है। जैसे जैसे जन आरोग्य समिति एक्टिव होगी, मुद्दे सामने आएंगे और फिर उसमें वो रिजॉल्व करने की प्रोसेस काफी मात्रा में बढ़ जाएगी। तो इसमें रवि अरविंदा, आपको नर्मदा दड़गांव का गेंदा नाम गांव शायद पता होगा, जहां ये HWC है। 1-2 फोटो मैंने रखे, एक लॉन्ग शॉट है और एक थोड़ा सा मिडल शॉट है। लॉन्ग शॉट में आपको दिखाई देगा कि कहीं दूर
दराज में वो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वो भी फाइबर का बना हुआ है। दूसरी बात जो मिडल शॉट देख रहे हैं आप, कि पता चलता है कि क्या सिचुएशन है इस HWC की। ये HWC यहाँ बाकायदा एक CHO अपॉइंट होना चाहिए। तो ये आसपास के 4-5 गांव को सर्विस देता है। तो इस बात को लेके रुग्ण कल्याण समिति जो है, पेशेंट वेलफेयर समिति PHC की, वहां बातचीत की गई, मीटिंग रखी गई, और फिर उन्होंने ये मान्य किया कि जब तक CHO वहां अपॉइंट नहीं होते तब तक NM के द्वारा हफ्ते में 2 दिन OPD निकाली जाएगी, वहां NM बैठेगी, क्योंकि ये बहुत दूर गांव है, एकदम दूर दराज का इंटीरियर विलेज है, बहुत दड़गांव से भी। तो यहाँ तो हेल्थ प्रोवाइडर जो है वो सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए आते हैं और बाद में यहाँ आते भी नहीं है। तो ये कोशिश की गई कि ये OPD चलाएगी, और दूसरी मांग रखी है कि यहाँ CHO अपॉइंट होना चाहिए। तो इसलिए कार्यकर्ता और जो हमारे हेल्थ कम्युनिकेटर है वो प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ भोर जो हमारा ब्लॉक है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कुछ चीजें हुई है, जैसे कि देगांव जो सब सेंटर है, तो वहां भी जो मैटरनल हेल्थ के बारे में जो सर्विसेज मिलनी चाहिए, और जो गर्भवती माता है उनकी जो चेकिंग करनी चाहिए, उसके लिए कोई मुझे प्रोविजन नहीं थी। तो सरपंच ने उसमें वो एक्टिव है और उन्होंने सेपरेट रूम का वहां बंदोबस्त किया। दूसरा, एक जिला परिषद ने डिसाइड किया कि हमारी जो भी HWC की 13 सर्विसेज है, ये सभी सर्विसेज सभी सब सेंटर पे डिस्प्ले की जाएगी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण ये हुआ कि जो करांडी सब सेंटर है, वहाँ 2000 स्क्वायर फीट की जगह एक जन आरोग्य समिति के मेंबर ने सरकार को दी कि यहाँ हेल्थ HWC बनवा सके। फिर पानी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने की कोशिश की गई है। गाँव में भी मालिन जो लैंड बारिश में लैंडस्केपिंग के वजह से पूरा गांव उसके अंदर चला गया था, और काफी 64 लोग वहां मरे थे, तो उनका रिहेबिलिटेशन किया गया है नजदीक के ही पहाड़ के पास। तो वो मालिन गांव है, वहाँ ज्यादा लोग रहते नहीं है एक्चुअली, एक 68 लोग सिर्फ वहां रहते हैं, और लेकिन वहाँ HWC है, तो वहाँ पानी की काफी दिक्कत थी। तो लोगों ने, जो समिति के लोग हैं उन्होंने और गांव के लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन करके वो पाइपलाइन रिपेयर की है। और दूसरी बात, तो अंबे गांव में एक CHO थी जो सिर्फ पेमेंट लेती थी, लेकिन वहाँ प्रेजेंट नहीं रहती थी। तो फिर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, हम वहाँ इनके साथ किसान सभा के साथ काम करते हैं, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने वहाँ एक आवेदन मतलब एप्लीकेशन दिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को, और उनको कहा कि ये 1 साल से यहाँ काम कर रही है लेकिन यहाँ आती नहीं है, तो इनको जितना भी आपने पेमेंट किया है वो रिटर्न लिया जाना चाहिए। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तक किया, काफी पेपर न्यूज वगैरह ये सब किया, वो CHO के ऊपर काफी प्रेशर आया, और उसके परिणाम ये हुआ कि वहाँ कुछ CHO अपॉइंट हुए 2-3, और जो भी है वो थोड़ा बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका दबाव वहां बढ़ रहा है। तो अभी ये प्रोसेस है, शुरू हुई है, इसको ज्यादा रनअप होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में HWC की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जहां जहां CHO अपॉइंटेड किए गए हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन पीपल पार्टिसिपेशन का बहुत अभाव है, और वो जब तक होगा नहीं तब तक जन आरोग्य समिति एक्टिव होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। क्योंकि एक CHO एकदम गांव लेवल पे आ गया है, लोगों को मतलब लोगों को हेल्थ सर्विसेज ठीक ढंग से मिल सकती है,
और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में बहुत फोकस है इसमें, और जो नेशनल प्रोग्राम है उसके बारे में फोकस हुआ है। इसमें लोगों का, पेशेंट का फीडबैक है, और उसके साथ साथ एक सोशल ऑडिट प्रोसेस है कि ये जन आरोग्य समिति ने सोशल ऑडिट करना है HWC का हर साल। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे 45 जो HWC है उसमें ये सोशल ऑडिट की प्रक्रिया ठीक से हो और लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। थैंक यू। थैंक यू भाव। ये बहुत अच्छा हुआ, ये धड़गांव का गांव का वो PHC था गेंदा गांव में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था, सब सेंटर। ओके या बहुत कठिन है वहाँ। Yeah, so और कुछ, if anybody wants to ask any questions, we wanted to finish at noon, but maybe we can hang on for 10 minutes for questions. If anybody wants to find out more about this process, I think we just got, a very, very elementary stage. I mean, this is kind of the next phase of the process, which is to make all of these health and wellness centers and, the schemes available to people, the centers functional, the committees actually being able to get results like, those few, the list, what he listed in that particular village, that, some repairs are being made, some facilities are being supplied, personnel are kind of being held accountable. I mean, those are the building blocks to the kind of goals we set out at the beginning of this call. Lena, you're muted. Yeah, there you go. Lena, you have to unmute. Lena, please unmute. Now, can you hear me? Yes. Okay. So in the slide, it was shown that somebody had donated land for the HWC. Is that what happens usually? Bhav. Yeah. Actually, HWC जो वहाँ बनवाना है उसके लिए लैंड नहीं है और कोई देने को तैयार नहीं था, और जब कोई देता नहीं तब तक सरकार गवर्नमेंट उसका एक्वायर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि वो दान पत्र होता है। हाँ, तो फिर वहाँ चर्चा चली ट्रेनिंग में कि क्या करना चाहिए, और उस गांव का HWC का जन आरोग्य समिति का फॉर्मेशन चल रहा था। तो एक मेंबर को लगा कि मेरे पास काफी जमीन है, 15 एकड़ जमीन है उसके पास शायद, तो बोले कि मैं 2000 स्क्वायर फीट की जमीन दे सकता हूँ। और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया। अभी उसका क्या होगा कि एक शपथ पत्र तैयार किया जाएगा ग्राम। भाव आपका आवाज चला गया। भाव आवाज नहीं आ रही है। Sorry, my connection was okay. Yeah, you're back. तो उनके तरफ से वो दान किया जाएगा वो जमीन को, और फिर सरकार को दान की जाती है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी। हाँ, मेरा सवाल यही है कि जहां आप HWC बनाएंगे वहां गवर्नमेंट लैंड पे बनेगी या किसी को दान करना पड़ेगा? नहीं, दान करने के बाद वो गवर्नमेंट लैंड हो जाती है। गवर्नमेंट के पास टाइम दान करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो सब करना पड़ेगा क्योंकि क्या सॉरी नहीं, हर टाइम वो HWC बनाने के लिए किसी को जमीन दान करना पड़ेगा? नहीं, जहाँ दिक्कत है वही होता है ऐसा। जहाँ सरकार एक्वायर्ड करते हैं वहां वो ली जाती है। एक्वायर्ड जमीन भी चाहिए ना, गांव में अगर जमीन नहीं है तो बहुत बार ग्राम पंचायत भी जमीन नहीं देती, क्योंकि छोटे छोटे गांव होते हैं, ग्राम पंचायत के पास खुद की जमीन नहीं रहेगी तो वो नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे वक्त में कोई गांव का जो दानी व्यक्ति है वो उसको दान करता है, बख्शिश पत्र बोलते हैं उसको।
हिंदी में मराठी में, तो वो सरकार को दी जाती है, ग्राम पंचायत को दी जाती है, और फिर ग्राम पंचायत उसको उसके ऊपर वो बिल्डअप करती है। ओके। और जो डॉक्टर आते हैं वहाँ HWC में, वो गवर्नमेंट के होते हैं या डॉक्टर या नर्सेज या जो स्टाफ होता है वो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का स्टाफ होता है सब। ओके। यहाँ जो HWC में जो CHO है वो BSc नर्सिंग भी होते हैं, BMS भी होते हैं, DHMS भी होते हैं, BHMS भी होते हैं। अच्छा। Means there might be Ayurvedic doctors or homeopathic doctors, and in some probably rare cases MBBS doctors. You know, Yeah, and allopathic they are doctors. trained, right? Now there's trained. this new scheme. Yeah. Okay. Yeah. They are given additional उनको 6 training. महीने 6 months training. Abhay, do you know how much they are paid? I mean, what's the incentive for these doctors to go to these places? Around कुछ 40-50 हजार रुपए है ना उनका payment. 40,000, around 40,000. 40,000. So not bad, considering so many of them work for 10,000 rupees in these private clinics in Bombay, you know? Yeah. But this involves them going and working in some remote village in Dadgaon, you know. So not all of them will be ready to do that, but ready yes. to do that. Yeah. They give them housing and all that if they have to live there? No. This is a kind of contractual engagement. They don't get any other social security except for the down payment, consolidated payment that they receive. Okay. They are all contractual. This is a peculiar feature of the Indian health system. All expansions are based on contract workers. So, you know, as health activists, we keep saying expand the public health system. And unfortunately, every time any expansion takes place, they only engage, almost always, they only engage contractual staff. The whole National Health Mission, which is going on for the last more than 15 years, is, you know, all staff is contractual. Nurses, doctors, you know, other staff. Same here. Okay. So this is part of the larger neoliberal framework. Yeah. Anyway. If nobody else has questions, I have something else to say. I don't know if it's true, but I don't want to dominate the conversation. Well, let's just see. Vikram, I see Vikram is here. Would you like to ask any question or share anything? No questions. Just listening in. Thanks. Okay, sure. I was just curious. Was somebody asking something? Yeah, I was just asking, Arvinda, just follow up on Dina's thing to Abhay. Regarding this contractual stuff, basically, I mean, there's no option, right? Because the government can't just pay pensions to all the ministers and government servants all the time. Well, it's a question of priorities, basically. So there are some sectors where, you know, permanent engagement is preferred. So in the higher levels of the bureaucracy, in the army, in security forces, in many other places, they do permanent appointments, even new permanent appointments. So it's not that, you know, they don't do any permanent appointments. But when it comes to healthcare, education, social sector, here, you know, they are much more, you know, let us say, you know, they want to save funds or whatever, reduce the expenditure of funds, and they only make contractual appointments, which is not at all healthy for the system, because these contractual workers, they keep floating in and out, you know. Their level of skill, commitment, and involvement in the entire, you know, work remains quite superficial. And people, it's like standing on a railway platform. Nobody likes to clean the railway platform they're standing on, because they say, "Arey, mujhe to gaadi pakad ke jana hai," you know. And that's why railway platforms tend to be dirtier than most other places, because most of the people using that facility don't consider it to be their own, unlike your house, for example, or your courtyard. So many of these contractual workers, they use this as a railway platform type of makeshift sort of engagement. We'll work for a couple of years and move on. So that weakens the, you know, the basic fiber of the public health system, these contractual appointments. Besides the fact that you don't get good people also sometimes. I mean, skilled doctors, so that you won't get an MBBS doctor, so you get a BHMS doctor, homeopathic doctor.
who has spent 4 years learning about homeopathic pills, and then you suddenly tell him, okay, now you have to manage the tuberculosis control program and the malaria control program and XYZ, COVID, whatever. These people are not really trained. So, I mean, you can imagine what, it's not a great situation, contractual appointments. Yeah. Thanks. I wonder if this might require another call, but I am just wondering, like, how in Dhadgaon and these type of areas, how would you get qualified people? I mean, people from there won't have these qualifications, and if they do, they wouldn't stay there. I mean, that's just age-old problem, right? I don't know. See, Arvinda, there's a very clear solution to this, but I don't know if you have the time in this call to discuss that. There are countries across the world which have solved this problem, including developing countries. Okay. We'll have a call based on this because I know that there, I know Vasu isn't. Yeah, you have to recruit and train local people. You have to train young people from Dhadgaon and from Nandurbar. A guy from Mumbai or Pune is not going to go to Nandurbar. Okay. Anyway, that's a different story. Yeah. Okay, so I think Lena had a comment, and that'll probably, we'll just close after that. Lena, go ahead. So this is just stories I've heard from my friends in Bombay, that the MNS, the political party in Bombay, they tell the dadas of the MNS that the hospital has overcharged, and the dadas go and give dhamki. I don't know how far it's true to recover the money. It's from partly private true. hospitals. It's partly true, and the dadas take a cut. Okay. The dadas are not charitable actors. So yeah, it's not a good thing. It's not a good thing necessarily, but it just. What you're saying is partly correct, and they've even floated some outfits called Rugna Hakka Samiti or something like that. Which sound good. So essentially, it's like an agent kind of operation. So you have been overcharged by say 50,000 rupees. You tell me I am the MNS Dada. I go to the hospital and I say, look, you've overcharged by 50,000. Now you have to give 25,000 to the patient at least. Otherwise, I'll beat you up or I'll do something else. So the doctor says, okay, yaar, theek hai, 50,000 kabaya na, chalo 25,000 de dete hain. And out of that 25,000, he will pocket 5,000. The patient will get 20,000. And well, I mean, in the Indian situation, everybody is somewhat happy, I suppose. Yeah. How sad. Yeah. But this is not. There's no justice involved. There's no accountability. Yeah. It's like Abhay, we can't end on the note of there's no justice and no accountability. So please, let's have some hope for justice and accountability. I think what you've all showed us today is actually pretty amazing. To have over 1 million rupees refunded from the private hospitals to just to allow that patient to have that kind of courage and all of the work that you all have done to give that confidence and courage, and for the patient to stand with dignity and say, you just cannot get away with charging me anything just because I'm in that desperate moment and my loved one is in the hospital or any of those things, just to reclaim that dignity along with that refund is what I think we would like to take away from this session. And 37 down, 372 to go. I think that anything we can do to continue making this possible. And we also would like to see how this entire movement for an accountable quality public health system can, spread to other states. I mean, I guess we're starting with 2 districts, but just as the help desks went from 3 blocks to 22 blocks, we're looking forward to seeing this jump from 2 districts to, the rest of the state and the rest of the states. Thank you very much. Very impressive. Okay, so I think this is a brief kind of discussion. Probably only a few people could join, but I think maybe after a couple of months, you can organize maybe a larger call where we'll present the entire experience and also the lessons and the analysis and the new strategies. So we are actually innovating strategies in this process, which we could not share today, obviously because we're just sharing the basic activities.
but maybe which are of much wider significance. I would say not only of national but even international significance. Some of these things. Yeah, so we'll plan something for maybe June or July. That's right. Yeah. Okay. All right. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Bye.